महागठबंधन की पहली ही बैठक ने बिहार की सियासत को गरमा दिया था और सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश की सियासत में इसकी चर्चा हो रही थी। और इसके बाद अब महागठबंधन की दूसरी बैठक होने वाली है, तो इसके साथ ही बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि जब पहली बैठक से इतनी हलचल मची तो दूसरी बैठक से कौन सा तूफान आने वाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर महागठबंधन में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक बैठक हुई, उसके बाद महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें 5 दलों के शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन आखिरी समय पर खबर आती है कि 6 दल हो चुके हैं। और अब खबर यह भी आ रही है कि अगली बैठक जब हो रही है तो हो सकता है कि 7वां दल भी इसमें शामिल हो जाए। और इसी के चलते यानी महागठबंधन की बढ़ती मजबूती के चलते ही बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो उनकी बौखलाहट को बता रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब महागठबंधन की जब दूसरी बैठक की तारीख सामने आई है तो इसके साथ ही सवाल उठ रहा है कि अब इस बैठक में क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, क्या और सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि पिछली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी जो दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनका जो है राय ली गई कि कैसे चुनावी मैदान में उतरना है, किस रणनीति के तहत उतरना है, किसको कितनी सीटें दी जानी है, इस पर चर्चा नहीं हुई थी। और इसीलिए अब अगली बैठक पर सभी की निगाहें हैं। अविनाश जी, तो आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट है, कब होने वाली है बैठक और इस पर किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? हाँ, जो दूसरी बैठक है वो 24 तारीख को बुलाई गई है और ये बैठक पटना में कांग्रेस कार्यालय में होगी। पहली बैठक आरजेडी कार्यालय में हुई तो दूसरी बैठक अब कांग्रेस कार्यालय में हो रही है। और जैसा पहली बैठक में पहले से इस पर बात हो चुकी है कि पहली जब बैठक बुलाई गई थी तो उसमें पहले से ही ये तय था कि उसमें सीट शेयरिंग को लेकर ज़्यादा बात नहीं होगी, क्योंकि वो महागठबंधन की पहली बैठक थी 17 तारीख को और उससे पहले जो दिल्ली में बैठक हुई थी वो कांग्रेस और आरजेडी की बैठक थी जो 15 तारीख को हुई थी, 15 अप्रैल को। अब जो तीसरी बैठक देखी जाए, वैसे देखी जाए महागठबंधन की दूसरी बैठक है और इस बैठक में जो सीट शेयरिंग का मामला है उस पर चर्चा शुरू की जाएगी। सीट शेयरिंग के लिए फॉर्मूला संभवतः उस पर चर्चा हो, लेकिन सीट शेयरिंग किस पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही हैं ये 24 तारीख को संभवतः तय नहीं होगा। ये इसके लिए आगे की बैठकों की मंथन इसमें काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि चुनाव में भी अभी बहुत वक्त है। ऐसा नहीं है कि चुनाव सामने आ गया हो, सभी पार्टियां चुनाव प्रचार करने में तो जुटी हुई हैं। सबसे पहले सीट आइडेंटिफाई की जाएगी, कौन सी पार्टी किस सीट पर ज़्यादा मजबूत है। और जाहिर सी बात है कि इस समय महागठबंधन की स्थिति बिहार में बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और इसीलिए जो दूसरी पार्टियां हैं जो शायद एनडीए के साथ में पहले थी वो भी चाहती हैं कि उन्हें महागठबंधन में जगह मिल जाए। शुरुआत में महागठबंधन में 5 पार्टियां थीं। पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें 5 ही पार्टियां लड़ी थीं। लोकसभा चुनाव के समय भी वही स्थिति दिखाई दी थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 6 पार्टियां तो हो चुकी हैं, वीआईपी शामिल हो गई है। अब यह कहा जा रहा है कि पशुपति पारस भी महागठबंधन में शामिल होने के लिए एक तरीके से बेताबी दिखा रहे हैं। महागठबंधन को ही फैसला लेना है कि पशुपति पारस को लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन जिस तरीके का तेजस्वी यादव ने संकेत दिया है उससे तो साफ साफ लग रहा है कि पशुपति पारस भी महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। और 24 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें ही सीट शेयरिंग को लेकर बाकी की चर्चाएं शुरू होंगी और इस बैठक के बाद ही तय हो जाएगा कि कौन सा दल ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वैसे ये तो तय है कि आरजेडी को ही लीड करना है। पिछली बार आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटों पर जीती थी। इस बार आरजेडी की पहली कोशिश ये है कि 150 से ज़्यादा सीटों पर उस पर वो चुनाव लड़ने को उसे मिल जाएं, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में नई नई पार्टियां शामिल हो रही हैं उससे तो लग रहा है कि आरजेडी संभवतः इस बार 140 सीटों पर ही चुनाव लड़े और उसको थोड़ा त्याग करना पड़ सकता है जी। लेकिन अभी तक तो खबर यही आ रही है कि 150 सीटें लगभग आरजेडी चाहती है कि वो चुनाव लड़े और कांग्रेस के बाद सबसे मतलब आरजेडी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी वो कांग्रेस ही होगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ गौर करने वाली ये है अविनाश जी कि जिस तरह से पहली जो बैठक हुई वो आरजेडी कार्यालय में हुई, अब दूसरी बैठक कांग्रेस कार्यालय में की जा रही है। तो कहने को ये छोटी बात है, बट एक अच्छा मैसेज इसके जरिए दिया जा रहा है कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और हर पहलू पर बात की जा रही है, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है, जिससे किसी भी मुद्दे पर महागठबंधन के अंदर किसी भी तरह का टकराव की स्थिति पैदा ना हो। अविनाश जी, हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है आरजेडी लीड करेगी जरूर, ये तो दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से समन्वय समिति बनाई गई और उसका जो चेयरमैन है तेजस्वी यादव को बनाया गया, तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव चाहते तो दूसरी जो बैठक थी वो भी आरजेडी कार्यालय में ही बुला सकते थे, लेकिन महागठबंधन में सभी दलों को एक तरीके से बराबर का दर्जा मिला हुआ है। इसलिए तेजस्वी यादव ने जो दूसरी बैठक थी वो कांग्रेस कार्यालय में बुलाने का एक तरीके से फैसला लिया और उसने सभी दलों ने
उसको स्वीकार भी कर लिया। अब जो दूसरी बैठक है वो कांग्रेस कार्यालय में होनी है और इस बैठक में कई फैसले होने हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो सीट शेयरिंग का ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो जो ये है कि पिछली बार जो आरजेडी थी, वो जो महागठबंधन था, वो बहुत ही कम अंतर से चूक गया था सरकार बनाने में। तो इसीलिए इस बार जो फैसला, सबसे बड़ा फैसला तो यही हुआ है कि सबसे पहले तो पार्टी के उम्मीदवारों की स्थिति देखी जाएगी। पिछली बार जो गलतियां हुई हैं वो इस बार नहीं होंगी और इसी चीज़ को लेकर सबसे पहले तो जो लिस्ट मांगी जाएगी कि किस पार्टी का किस सीट पर ज़्यादा दबदबा है, उनके पास अच्छा उम्मीदवार है। ऐसा नहीं है कि आपका दबदबा तो है लेकिन आपके पास उम्मीदवार यदि अच्छा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि दूसरे नंबर पर जो अच्छा उम्मीदवार किसी पार्टी के पास में, तो या तो उम्मीदवार को बदला जाएगा, आरजेडी का उम्मीदवार ऐसा भी हो सकता है कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ जाए, या कांग्रेस का कोई अच्छा उम्मीदवार है और वो आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ जाए कि उम्मीदवार तो एक पार्टी के पास में लेकिन जनाधार दूसरी पार्टी के पास में। तो इस तरीके की भी आप बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी बात यही है कि महागठबंधन में इस बार पार्टियों की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए सभी पार्टियों का हिस्सा पिछली बार की तुलना में शायद थोड़ा थोड़ा कम हो जाए। लेकिन एक बात है, जो CPI-ML है उसकी हिस्सेदारी इस बार कम नहीं होगी। CPI-ML का तो कहना भी है कि भाई आप हमारे प्रदर्शन को देख लीजिएगा। 2020 में जब चुनाव हुआ तो उनको 19 सीटें लड़ने को मिली थी और 19 में से 12 सीटें जीती। उसके बाद अब लोकसभा चुनाव जब हुआ तो CPI-ML को 3 सीटें लड़ने को दी गई थी, उसमें से भी वो 2 सीट जीत कर लेके आए। तो जाहिर सी बात है CPI-ML का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो 75% से ज़्यादा का उनका स्ट्राइक रेट निकल के आ रहा है। तो इसीलिए उनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है कि सीटें उनकी कम ना हो, ज़्यादा की जाएँ। बाकी दलों को जरूर थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ सकता है और बाकी का तो महागठबंधन की जो समिति बनेगी वो ही एक तरीके से तय करेगी कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, इससे पहले कांग्रेस ने एक सर्वे भी करवाया था, आंतरिक सर्वे, जैसे कि सभी दल कराते हैं, लेकिन उसकी जो नजर रहेगी वो उन सीट्स पर ज्यादा रहेगी जहां पर उसका उम्मीदवार मजबूत होगा। यानी जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है उन सीट्स को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। और क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसे अब अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करना है, यानी जितनी भी सीट्स पर वो अपने उम्मीदवार उतार रहा है उसमें से ज्यादा सीट्स वो जीत सके, जिससे कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में हो। क्योंकि अब कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात ये हो रही है कि पहले उसको अपने आप को, अपना जनाधार उसे मजबूत करना है, जिससे एक बार फिर वो अकेले जो नेतृत्व करने वाली जो क्षमता कांग्रेस के अंदर शुरुआत से रही है वो क्षमता एक बार फिर देखिए। और जो सहयोगी दल है, यानी कि जो महागठबंधन की, इंडिया के जो दूसरे घटक दल हैं, वो पहले ही कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन अब और ज्यादा दबदबा कांग्रेस का बनना जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पहले के मुकाबले अब ज्यादा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी तो कांग्रेस को सीटें तो 70 मिल गई थी, लेकिन अधिकतर सीटें वो थी जिन सीटों पर जब भी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा है तो वो सीटें वही लोग जीते हैं। लगातार वहां पर एनडीए जीतता आ रहा था। वो सीटें जो पिछली बार महागठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में चली गई थी और इसलिए कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महागठबंधन में सबसे खराब रहा था। इस बार कांग्रेस की कोशिश ये है कि जहां उसका दबदबा हो वो सीट दी जाए। ऐसी सीट नहीं दी जाए कि भाई जहां पर जीतने की संभावना ही ना हो। भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नहीं लेनी है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने पर इस बार फोकस एक तरीके से कांग्रेस का है, क्योंकि जो सीट जीत कर ही सरकार बनाई जा सकती है, लड़कर सरकार नहीं बनाई जाएगी कि आप सीट ज़्यादा से ज़्यादा लड़ लें, लेकिन यदि आप ज़्यादा सीटें नहीं जीतेंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार नहीं बनेगी। इसलिए कांग्रेस का जो 70 सीटों पर जरूर उनकी डिमांड की गई है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 5-10 सीटें कांग्रेस को यदि कम भी मिलती हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस बार उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती जहां उसका आधार कमजोर है और जहां एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए मजबूत है, और उस सीट कांग्रेस वहां सीट ज्यादा लड़ना चाहती है जहां उसका आधार ज्यादा मजबूत हो। अब यहाँ सबसे बड़ी बात गौर करने वाली तो यही है कि एक तरफ एनडीए में बैठकें नहीं हो पा रही, अगर बैठकें होती भी हैं तो बड़े नेता उससे गायब रहते हैं। जैसे पिछले दिनों एनडीए की जब बैठक हुई तो नीतीश कुमार उससे गायब रहे। उसके बाद खबर आई कि नीतीश कुमार को मनाने उनके घर पर बीजेपी के कई नेता पहुंचे, एक के बाद एक बीजेपी के नेता उन्हें मनाने में जुटे रहे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है और 2 बैठकें हो चुकी हैं, अब तीसरी बैठक होने जा रही है। पहली बैठक आरजेडी कांग्रेस के बीच हुई, दूसरी बैठक महागठबंधन के 6 दलों की हुई और अब तीसरी बैठक होने जा रही है और इसमें संभवतः एक
और पार्टी के शामिल होने की खबरें अभी तक आ रही हैं। खैर, अब जब 24 तारीख को बैठक होगी उस दिन देखने वाली बात होगी कि बीजेपी खेमे में इस बैठक को देखकर, यानी कि दूसरी महागठबंधन की बैठक को देखकर कैसे खलबली मचती है, क्योंकि पहली बैठक ने तो बवाल मचाया ही था। जिस तरह से सम्राट चौधरी से लेकर नित्यानंद राय सभी के बयान आए थे, वो बता रहा था कि बीजेपी खेमे में हलचल पैदा हो चुकी है और इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। हम आप तक सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।